जहां एक तरफ नेपाल ने भारत की 16 कंपनियों को बैन कर दिया है, एक तरफ सऊदी अरब मदद मांग रहा है, तो वहीं नेपाल ने ये कदम क्यों उठा लिया है? तो सबसे बड़ी खबर, आखिरकार ईरान घूम फिर कर भारत की शरण में क्यों आ रहा है? चीन के धोखा देने के बाद ईरान ने अब बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है भारत को, लेकिन क्या अमेरिका की वजह से भारत इस ऑफर को अपनाएगा? जानेंगे किस तरीके से चाइना के ऊपर वार करने में ईरान मदद करने को तैयार है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे ये अजीब विडंबना है कि WHO जैसी संस्था अभी तक है, जब महामारी काल में साफ तौर पर दिख गया WHO हो या UN हो, ये कोई कदम नहीं उठा सका, तो फिर इस संस्थाओं में बड़े बदलाव की जरूरत है। पर WHO की एक और गंदी चाल देखिए, जिस तरीके से भारत के कफ सिरप को बदनाम कर दिया, और जब भारत ने डेटा मांगा तो डेटा देने से भी इनकार कर दिया। भारत ने प्रूफ कर दिया कि कहीं न कहीं WHO ने जानबूझकर या फिर हड़बड़ी में इस तरीके से भारत को बदनाम कर दिया कि उसका असर देखने को मिलने लगा है। दुनिया के कई देश अब ये सोचते हैं कि भारत जो मेडिसिन के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए सऊदी अरब, जिसके पास दवाइयों की कमी हो रही है, और इन दवाइयों की कमी होने की वजह से सऊदी अरब कहीं और नहीं भागा, बल्कि 300 दवाइयों की लिस्ट सऊदी अरब ने भारत को दी कि भारत इन दवाइयों को दे। तो वहीं नेपाल ने भारत के 16 फार्मा कंपनियों पर बैन लगा दिया है, जिसमें से कई आयुर्वेदिक कंपनियां भी हैं। कहा जा रहा है पतंजलि की भी एक कंपनी इसमें शामिल है, जिस पर कहना है नेपाल का कि चूंकि WHO के स्टैंडर्ड ये कंपनियां नहीं फॉलो करती हैं, इस वजह से हम इनसे नहीं खरीदेंगे दवाइयां। हालांकि नेपाल जो ये फैसला ले रहा है, इस फैसले को इसे तुरंत ही बदलना पड़ेगा। इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि भारत में पहले से ये दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो प्रूफ कर रही हैं कि चीजें बिल्कुल ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज ये है कि नेपाल की वैसे तो मर्जी है कौन सी दवाइयां खाएं और कौन सी दवाइयां नहीं खाएं, पर इतना जरूर है कि इस वक्त दुनिया भर के आर्थिक अवस्थाएं बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसे में अपने खर्च को कंट्रोल करने पर हर देश ध्यान दे रहा है। अफ्रीका के देश हों, सऊदी अरब हों, ये भारत से दवाइयां क्यों मंगवाना चाह रहे हैं? अच्छी क्वालिटी की, जो वेस्टर्न क्वालिटी को मैच कर रही है, वो दवाइयां भारत में सस्ती मिलती हैं, जबकि पश्चिमी दुनिया में ये दवाइयां महंगी मिलती है। यही वजह है कि अफ्रीका के देश हो गए, सऊदी अरब हो गए, या फिर यूरोपीय देश ही क्यों ना हो गए, ये भारत से इस वक्त मेडिसिन खरीदना चाह रहे हैं। खैर, ये नेपाल की मर्जी है कि कब तक कितनी कंपनियों को बंद रखता है, और क्या भारत भी इन कंपनियों के ऊपर जांच बिठाएगा कि सचमुच में ये WHO के रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। पर इन सब में एक अजीब जियोपॉलिटिकल बदलाव आया है, और इस बदलाव की कल्पना हम इतनी जल्दी तो नहीं कर रहे थे। जिनपिंग सऊदी अरब गया और सऊदी अरब में भव्य स्वागत हुआ। जिनपिंग का सऊदी अरब जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया। वैसे तो जिनपिंग ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मिडिल ईस्ट के देश में एंट्री मारी कि अमेरिका के साथ इस वक्त सऊदी अरब के रिश्ते हो रहे हैं खराब, अभी ही घुसने का मौका है, अभी घुस जाओ और घुसकर अमेरिका को यहाँ से निकाल फेंको। सऊदी अरब और अरब देश ये बहुत ज्यादा पैसे वाले देश हैं, साथ ही साथ यहाँ व्यापार की एक बहुत बड़ी उम्मीद है, माने कि यहाँ से पैसे बरसेंगे, ये बात चीन भी जानता है। जब सऊदी अरब चाइना पहुंचा तो चाइना ने खुले दिल से सऊदी अरब की हर बात मान ली, MOU वगैरह साइन कर लिए, और एक तरीके से इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। जॉइंट स्टेटमेंट में ईरान जिन क्षेत्रों का दावा करता है, उन्हीं क्षेत्रों का दावा सऊदी अरब भी करता है, और ये
समर्थन मिल गया चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग के द्वारा। कहीं ना कहीं एकदम घुमा फिरा कर कहें तो सऊदी अरब और चाइना ने मिलकर ईरान को एक आतंकी देश कह दिया और इसमें जिनपिंग ने साथ दे दिया। ईरान के लिए ये एकदम से झटका वाली बात थी। क्यों झटका वाली बात थी? क्योंकि ईरान को तो हाल फिलहाल में चीन ने ये वादा किया था कि हम 400 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 400 अरब डॉलर डालेंगे। ईरान सोचा वाह अब तो हमारे दोस्ती पक्की हो गई। लेकिन चाइना वो है जो किसी के साथ दोस्ती रखने वाला है नहीं, ये अपना फायदा देखता है। और यही हुआ सऊदी अरब में। चाइना को दिखा अपना फायदा, उसने ईरान के खिलाफ एक तरीके से बगावत की। लेकिन बाद में चाइना ने इस चीज को लिपापोती भी की और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते अलग हैं, ईरान के साथ हमारे रिश्ते अलग हैं, दोनों को मिला जुला कर मत देखो। ईरान को समझ में आ गया कि ये जो कांट की हांडी है, ये कांट की हांडी साथ नहीं देने वाली है। तब जाके ईरान ने अब चीन की तरह भारत को दे दिया है ऑफर। क्या भारत को मानना चाहिए? भारत को क्या ऑफर दिया है ईरान ने? अभी तो हाल फिलहाल में ये सुनने को मिला था कि भारत से बासमती चावल और चाय की खरीद बंद कर दी। हालांकि ईरान ने साफ नहीं किया है कि आखिर उसने क्यों बंद की। हो सकता है इस वक्त हालात प्रदर्शन वगैरह हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है और डॉलर के मुकाबले में ईरानी करेंसी बुरी तरीके से गिर गई है, इस वजह से भी ईरान ने बंद किया हो। पर अब जो ऑफर है वो ऑफर एक रणनीतिक ऑफर कहा जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री भारत आए और भारत आकर उन्होंने इस ऑफर को दिया है। अब इस ऑफर में कई सारी चीजें हैं, जिसमें से पहली चीज उन्होंने बोला है कि हम आपको पेट्रोल सस्ते में दे देंगे, आप ले लो, क्रूड ऑयल की खरीद कर लो। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एशिया में आपको जाना है, हम सुरक्षित गलियारा दे रहे हैं। माने वही चाबहार पोर्ट, चाबहार वाला रास्ता और जो रास्ता जुड़ता है नॉर्थ कॉरिडोर से, उसके जगह आप आराम से सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते हो। अब कहने का अर्थ क्या है? मोटे मोटे तौर पर ये समझिए, कहा जाता है कि ईरान ने चीन के साथ 2021 में एक बड़ा रक्षा समझौता किया और इस समझौता की डिटेल छिपा कर रखी गई है। ईरान के साथ क्या समझौता हुआ है ये नहीं बताया गया है। पर अब भारत से निवेश करवाना चाहता है ईरान और कहता है कि जो चीन ने लिया है रणनीतिक ऑफर, वही रणनीतिक ऑफर आप ले लो। अब अगर ईरान की बात भारत मानता है तो क्या भारत को फायदा होगा? पहली बात तो ये कि अगर ईरान से क्रूड ऑयल भारत खरीदता है तो ढुलाई का खर्च बचेगा, यानी ईरान से हमें फायदा होगा क्रूड ऑयल खरीदने पर, अगर अमेरिका नाराज नहीं होता है तो। दूसरा, चाइना ईरान को भारत के लिए काउंटर कर रहा है। ऐसे में भारत को अगर रणनीतिक ऑफर मिल रहा है तो भारत को इस बारे में सोचना चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।